सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। विगत कई समय से जो है पूरे भारत में हमारे विश्व सहित पूरे भारत में कोविड-19 बीमारी की वजह से देश और विदेश की सारी व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा गई हैं। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि बच्चों, आज इस बीच जो है इस बीमारी के कारण जो है काफ़ी पढ़ाई में भी व्यवधान हुआ है। 1 अप्रैल से हमारा नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो चुका था, पर लेकिन जो हमारा विधिवत जो कार्यक्रम है वो अभी तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हुआ है। तो हम विभागीय निर्देशानुसार जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं कि आपको एंड्रॉयड के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको जो है पढ़ाई में जितना भी व्यवधान हुआ है, जो भी पढ़ाई में जो कमी आई है, उसको आगे चलाने में जो है चलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 5 किताबें हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागशास्त्र और आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले मैं नागशास्त्र से आपको स्टार्ट करता हूँ। लोकतांत्रिक राजनीति। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। तो मैं शॉर्ट में आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास करूँगा और मेन जो पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे वीडियो अपलोड करने के बाद। फिर जो भी उसमें वर्क होगा फिर आपको उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, द पावर ऑफ शेयरिंग। मतलब सत्ता में साझेदार, नागशास्त्र का जो पहला चैप्टर है इसमें हम साझेदारी को समझेंगे कि गवर्नमेंट जब बनती है, कोई भी सरकार जब बनती है तो उसमें किस तरह से हम अपने देश के नागरिकों को, देश के विभिन्न सामाजिक समुदायों को हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे उनको हम प्रतिभागी बनाते हैं या कैसे उस सरकार के इस्टेब्लिश में उनको हम भागीदारी देते हैं। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश, कोई भी डेमोक्रेटिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। ये तो डेमोक्रेसी का पहला सिद्धांत है। लोकतंत्र में जो हमारा क्या नाम कहते हैं, जो व्यवस्था होती है, जो अधिकार होते हैं वो नीचे लेवल तक हमें देना होता है, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज। तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो हमारे 3 जो पार्ट होते हैं, जो हमारे सरकार के 3 अंग हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं। तो इनके बीच जो है क्या नाम कहते हैं, पूरी ताकत को, पूरी व्यवस्था को इनके बीच डिसेंट्रलाइज करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमारे 3 अंग हैं, इन अंगों के बीच हम क्या करेंगे, अपनी पावर को, अपने अधिकारों को, जनता को हम ये क्या करेंगे, पूरा विकेंद्रीकृत कर देंगे, मतलब डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ 2 देश हमारे हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। आखिर उन देशों ने अपने देश में सत्ता की साझेदारी के लिए किस प्रकार से उन्होंने क्या नाम कहते हैं डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकृत किया। मतलब कैसे उस देश की व्यवस्था थी, कैसे उन देशों की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से उन्होंने अपना काम जो है, अपने शासन को जो है उन्होंने स्थापित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। 2 देश हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका में हम पहले बात बेल्जियम की करेंगे, उसके बाद हम श्रीलंका की करेंगे। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा हरियाणा राज्य से भी वह छोटा है। इसकी सीमाएं यूक्रेन, नीदरलैंड और जर्मनी से लगी हैं।
आबादी में लगभग ये 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ है। और यानी कि हमारा जो हरियाणा जो स्टेट है उससे भी आधी, क्योंकि हरियाणा राज्य की जो आबादी है वो 2 करोड़ है। यूरोपियन कंट्री है और उस देश की जाति बनावट काफ़ी विकट है। अब हम उस देश की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ जाति बनावट में, जैसे वहाँ पे अगर हम देखते हैं जाति बनावट के आधार पर, तो वहाँ पर आपके आबादी के हिसाब से 59% लोग डच भाषी लोग हैं और 40% लोग जो है आपके फ्रेंच हैं और 1% लोग आपके जर्मनी में हैं, जर्मन भाषी हैं, सॉरी। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे, किताब को देखेंगे, तो आपको उसका नक्शा मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं बढ़िया ढंग से। तो जो डच भाषी जो लोग हैं वो क्या नाम कहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और जो आपके फ्रेंच हैं वो वेलोनिया में रहते हैं। और ब्रुसेल्स जो है इस देश की राजधानी है, मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग आपके डच बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अब यहाँ पर जो संख्या में कम कौन है, आपके फ्रेंच हैं, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर हैं, समृद्ध हैं। सारे देश के जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, पूरी राजनीतिक सत्ता पावर में उन्हीं के पास ही है। और डच भाषी लोग बहुसंख्यक होने के बाद भी जो है उनके पास मतलब पावर नहीं है, वो कमज़ोर हैं, संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है। तो इस बात से लेकर डचों में नाराज़गी थी कि हम इतनी संख्या में होने के बाद आखिर हम देश के संसाधनों में हमारे पास कोई भी ऐसी सत्ता पावर नहीं है। स्वाभाविक है भाई, बहुसंख्यक ज़्यादा है तो उनको इस बात का मतलब एक कि उनको वो था, उनकी एक परेशानी उनको थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच, मतलब जर्मन और फ्रेंचों के बीच जो है नाराज़गी शुरू होगी 1950 से लेकर 1960 तक। इन 10 सालों के बीच जो है फ्रेंच और डचों के बीच जो है तनाव बढ़ने लग गया और दोनों समुदायों के बीच जो है ज़्यादा तो एक टकराव की जो स्थिति आई वो ब्रुसेल्स में आई, राजधानी ब्रुसेल्स में आई। और वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग आपके डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, 80% लोग वहाँ पर फ्रेंच बोलते थे और डच भाषी लोग जो वहाँ पर 20% थे। और तो इस प्रकार से जो फ्रेंच लोग थे वो धन और समृद्ध, मतलब धन और संपदा, हर प्रकार के संसाधनों से वो परिपूर्ण थे, जबकि डच लोग जो थे अल्पमत, जबकि वो संख्या में अल्पमत में थे और डच जो है संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसे अधिकार, ऐसे मतलब वो समृद्धशाली या ताकतवर नहीं थी। तो ये तो बात थी किसकी, बेल्जियम की। अब उसी प्रकार मैं बात करता हूँ श्रीलंका की। दूसरा देश श्रीलंका है। श्रीलंका आप जानते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण में नीचे जो है, तमिलनाडु से कुछ ही दूर जो है श्रीलंका एक देश है, एक द्वीपीय देश है और जिसकी आबादी 2 करोड़ है, हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। तो श्रीलंका में भी जो है वहाँ पर भी हम जाति बनावट को देखते हैं, सामाजिक विविधता को देखते हैं। तो श्रीलंका में जो है आपके 74% लोग आपके सिंहली हैं जो बौद्ध हैं और 18% लोग जो है तमिल है। तमिलों में भी जो है 2 हैं, एक आपके इंडियन मूल के तमिल है और एक श्रीलंकन मूल के जो तमिल है वो 13% हैं। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में, जब औपनिवेशिक शासन था उस समय काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए इनको दूसरे देश में ले जाया गया, तो वो हमारे भारतीय मूल के तमिल हैं। आज जो भी वहाँ पर वो पीढ़ी है वो उन्हीं की पीढ़ी है, मतलब हमारे भारतीय मूल के जो भी वहाँ पर लोग हैं वो उन्हीं की संतान हैं। तो इस प्रकार से जो है तमिल मुख्य रूप से जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे और ज़्यादातर जो है सिंहली जो लोग थे वो बौद्ध थे और तमिल भाषी लोग जो है कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान। और आबादी के हिसाब से जो है 7% लोग जो है आपके ईसाई थे। तो इस प्रकार दोनों भाषाओं के लोग वहाँ पर, मतलब बहुसंख्यक वहाँ पर कौन थे, क्या नाम कहते हैं, सिंहली थे जो 74% थे। और जबकि बेल्जियम में जो है आपके बहुसंख्यक कौन थे, डच थे, जिनकी संख्या 59% थी। पर वहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा थी वो उतने सही नहीं थे,
तो इस प्रकार से हम दोनों देशों का जब हमने देखा, तो जो जर्मनवासी लोग हैं, चाहे वो बेल्जियम की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, तो ये चाहते तो अपने बहुसंख्यक के आधार पर अपने एक कायदे कानून जो है एक देश दूसरे समुदाय पर, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर थोप सकता था या उसको जो है मानने के लिए बाध्य कर सकता था। तो इस प्रकार से जो है ये जो है, तो मतलब एक प्रकार से जो है ये नाराज़गी जो थी, चाहे बेल्जियम में डच और फ्रेंच हैं, और श्रीलंका में जो है तमिल और क्या नाम कहते हैं सिंहलू के बीच जो है संख्या के हिसाब से जो इस प्रकार से जो चीज़ें थी, तो उससे उनके बीच में टकराव बढ़ गया था। तो अब हम देखते हैं कि ये तो कोई भी देश है, चाहे वो भारत है, चाहे कोई भी देश है, हर देश की में जो है इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, सामाजिक विविधताएँ होती हैं। लेकिन जिस देश ने अपनी सामाजिक विविधता को सम्मान देते हुए उनको सब देश के सभी पर उनको अवसर देते हुए अधिकार और उनको जो है आगे लाने के लिए जिस देश ने अपने संविधान में जो ये व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की है, तो वो देश जो है सुख शांति से रहते हैं, उनकी राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहती है। और जो देश अपने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपनी कम्युनिटी के हिसाब से देश में सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, तो उन देशों में जो है शासन सही ढंग से नहीं चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। आए दिन तनाव होता है, हिंसाएँ होती हैं, कम्युनल आपके क्या नाम कहते हैं प्रोटेक्शन होते हैं। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर ये हम दो देशों का इस तरह से ये इनकी सामाजिक जो बनावट थी वो मैंने आपको बताया। और बाकी डिटेल में आप क्या नाम कहते हैं जब आप किताब पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो इन दो देशों की जो है श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में आप क्या नाम कहते हैं और भी गहराई से देख सकते हैं। तो अब हम उसके बाद, ये तो बात थी सामाजिक बनावट। तो सामाजिक बनावट होना कोई अभिशाप नहीं है किसी भी देश में। हमारा देश जो विविधताओं का देश है, जिसमें हजारों का क्या नाम कहते जातियाँ हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर धर्म है, पर हमारा संविधान ही एक ऐसा है, हम आगे अपने देश के संविधान की बात करेंगे, तो जिसमें सभी लोगों को समान अवसर देते हुए एक जो है फेडरल सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें सब लोग जो है समान उनको अधिकार देते हुए जो है वो सभी को आगे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो आप उसी प्रकार हम ये तो बात थी दोनों देशों की सामाजिक व्यवस्था की, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मतलब श्रीलंका और बेल्जियम ने किस प्रकार से अपने सामाजिक अपने राजनीतिक सत्ता स्थापित की, कैसा उन्होंने कानून बनाया, कैसा उन्होंने संविधान बनाया, किस तरह से अपने लोगों को उन्होंने अधिकार दिए। तो जो अगला वीडियो आएगा, जो दूसरा टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो क्या नाम कहते हैं उनकी राजनीतिक सत्ता पर आएगा। उनके अंदर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन्होंने कैसे कानून बनाए, कैसे संविधान बनाया, कैसे लोगों को अधिकार दिए। और जबकि ये दो चीज़ें जो है, ये दोनों सामाजिक व्यवस्था आपकी समझ में आ गया होगा बेल्जियम और श्रीलंका का। तो हम अगली वीडियो में अब हम उनकी राजनीतिक सत्ता की बात करेंगे। तो इसी के साथ ही जो है ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और थोड़ा डिटेल में आप बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ने से आपकी समझ में और भी ज़्यादा आ जाएगा। जब आप रिटन वर्क करेंगे तो रिटन वर्क में जो है जब प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको लिखते वक्त समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर ये ज़्यादा संख्या में ये हैं डच, और इधर बेल्जियम में और श्रीलंका में ये हैं। तो इस तरह से आप दोनों का बीच जो है दोनों की का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।